हाँ बेटा, आज हम चालू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो ये चैप्टर चाहे कोई बच्चा मेडिकल लिया हो या ना लिया हो, ये चैप्टर हर कोई समझ सकता है, इजीली है। और चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट काफी इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। बेसिकली पहले हम डिजीज बात करेंगे, फिर उसके बाद हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है उसके बारे में, उसके बाद ड्रग्स एंड अल्कोहल का हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट होता है वो सब बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं डिजीज के बारे में, तो कोई भी इंसान उसे डिजीज होता है तो यानी या तो उसका कोई बॉडी का ऑर्गन फंक्शन नहीं वर्क करता या तो उसका बॉडी का सिस्टम, ठीक है। बट हम किसी को हेल्थी किस बेस पे कहेंगे, वो हेल्थी तब होगा जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो। तो हेल्थ एक स्टेट है जब कोई भी फिजिकली, मेंटली या सोशल वेलबींग हो। ओके। और डिजीज की बात करें तो क्या होगा, एनी ऑर्गन ऑफ द और द सिस्टम ऑफ द बॉडी हैज एनी इफेक्ट या एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिजीज। इसके बेस पे अगर हम देखें, डिजीज या तो फैलेगी या तो नहीं फैलेगी। जैसे एग्जांपल मैंने बोला किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज एक से दूसरे को तो नहीं होती, यानी डायबिटीज क्या है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसी डिजीज जो फैले उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस, और जो ना फैले उसे बोलते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो अगर मैं बात करूं तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होगी, इन्फेक्शियस डिजीज तो वो डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान को, 1% to another person ट्रांसमिट हो। द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड, द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम one person टू अनदर पर्सन। ओके, कैसे ही फैले, देखो बेटा, जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला HIV, जो HIV है वो बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। फिर हम बात करें टाइफाइड की, वो ओरली ट्रांसमिट, यानी कि कोई भी फूड हो या फिर स्नीजिंग से, कफिंग से सब भी फैल सकता है। या अगर हम बात करें कि अभी कोरोना चल रहा था ना, तो कोरोना भी स्नीजिंग, कफिंग सबसे, तो ये सब क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज। बट तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें कि व्हाट आर द इन्फेक्शियस डिजीज, तो एग्जांपल HIV, टाइफाइड एंड डेंगू। ओके, तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की, तो कौन कौन से होंगे, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अब जो ना फैले है ना, विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, तो वो कौन सी होंगी, एग्जांपल कैंसर। कैंसर कभी एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होती। हाँ, तुम्हें कैंसर किसी और वजह से हो सकते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है वो रीजन, बट लिविंग थिंग्स से कभी कैंसर यानी कंटेमिनेशन से नहीं होता, फैलता नहीं है। किसी एक को कैंसर है तो दूसरे को हो जाए, ये कभी नहीं होता। तो कैंसर हो गया, फिर उसके बाद डायबिटीज, फिर हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन तुम बोलोगे सर एक को टेंशन है दूसरे को टेंशन दे देगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। हाइपरटेंशन एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है जो कंटिन्यू, जब कभी लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारा हेडेक या पेन, कोई भी प्रॉब्लम होने लगे हेड तुम्हारे ब्रेन में, तो उसे कहते हैं हम हाइपरटेंशन। तो ये दो और बाकी ऐसी कई सारी डिजीज है जो कि कभी ट्रांसमिट नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब अगर हम बात करें, अब हमारे आते हैं सभी डिजीज, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वायरस वाली, फिर बैक्टीरियल, उसके बाद प्रोटोजोन, फिर फंगल, ठीक है। तो 1 by 1 देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वायरल डिजीज, सबसे पहले हम देखें वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज, अब बेटा एक बात सुनो, जो मेडिकल पढ़ते हैं उनको तो थोड़ा पता होता है वायरल डिजीज, बट जो नहीं पढ़ते ना उनको लगता है कि जितनी बीमारियां सब वायरल है, वायरल यानी जो फैल रही है, ऐसा नहीं है। हम वायरल उनको कहते हैं जो वायरस से मेनली फैलती है। हम हाँ ये कह सकते हैं कि भाई जो फैल रही है उसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हम वायरल है, क्योंकि फैलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वायरस का, बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए वायरल बीमारियां बहुत इजीली और फास्टली
वर्क करती है। कोरोना के देख लो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती है, तो इसीलिए वायरल डिजीज मैक्सिमम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वायरस है जो जल्दी ट्रांसमिट ही नहीं होते कभी, ठीक है। तो कैंसर वाले कुछ वायरस होते हैं, तो वायरल डिजीज इट इज कॉज्ड बाय वायरस, है ना, इट इज कॉज्ड बाय वायरस। अब सबसे अच्छा एग्जांपल इसका तुम्हें तुम्हारी बुक में जो 12th चैप्टर के बुक में है वो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू वायरस। तो वायरल डिजीज की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे डिजीज बोलेंगे तो कॉमन कोल्ड, भाई नॉर्मली कॉमन कोल्ड ही होता है। कॉमन कोल्ड इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वायरस, और वो किससे होता है, तो इट इज कॉज्ड बाय 2 वायरस। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो कि सिर्फ कोल्ड नहीं करते, अदर प्रॉब्लम भी करने लगते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कोरोना, तो वो हमारे लंग्स के साथ साथ बाद में पता चला कि वो ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर रहा है, बट जो फ्लू वायरस होते हैं नॉर्मली वो लंग्स को ही इन्फेक्ट करते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या बोला मैंने, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसको हम फ्लू वायरस भी कह लेते हैं कभी कभी, क्या कहते हैं, फ्लू वायरस, फ्लू वायरस। ओके, तो इसके बेस पे अगर देखा जाए कि ये ट्रांसमिट कैसे होगा, तो बेटा तुम्हें सबको पता है कि ये ट्रांसमिट नॉर्मली कैसे होगा, बाय द फूड, वाटर, तो किसी भी कंटेमिनेशन से हो सकता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज सबको पता है। अब उसके बाद एक दो और तुम्हारी बुक में तो नहीं, पर ध्यान रख लो, जैसे कि एग्जांपल डेंगू। अब डेंगू भी ना वायरस से ही होता है, तो ये कई लोगों को नॉर्मली लगता है कि मच्छर से, मॉस्किटो से डेंगू होता है, बट नहीं, डेंगू मॉस्किटो से नहीं, ये वायरस से होता है। और ये जिस वायरस से होता है इट इज कॉज्ड बाय आर्बो वायरस। किससे, आर्बो वायरस से होता है, उससे होता है डेंगू। फिर वैसे ही जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, वो होता है स्मॉल पॉक्स हमारा वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस, तो ये सब वायरल बीमारियां हैं, ठीक है। तो वायरल बीमारियां इतनी हैं, चैप्टर के मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतने तुम्हें नहीं ध्यान रखने, तुम्हें बस एक कॉमन कोड याद रखना है। दूसरा हम बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज, देखो बैक्टीरियल डिजीज, ओके। तो बैक्टीरियल डिजीज भाई किससे होता है, बैक्टीरिया से। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब सबसे पहला जो बुक में दिया है तुम्हारे वो टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है ये एक डिजीज ऐसा है जो कि काफी ज्यादा फैलता है, देखा होगा तुमने आजकल बहुत ज्यादा टाइफाइड और डेंगू बहुत ज्यादा फैलते हैं। और ये किससे होता है, तो इट इज कॉज्ड बाय फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है, इसमें फर्स्ट, तो इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड सैल्मोनेला टाइफी, या टाइफीरियम भी बोल सकते हैं। तो शॉर्ट में लिखो सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। बेटा इस वाले को स्मॉल में लिखते हैं क्योंकि जीनस के बाद स्पीसीज स्मॉल में ही लिखा जाता है, ठीक है। और कैसे फैलता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय किससे ट्रांसमिट होता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय फूड, वाटर, ओके, एक्सेट्रा, इन सबसे ट्रांसमिट होगा। ये इन्फेक्ट किसको करता है, ये बॉडी के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो ज्यादातर ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। तो इट मेनली अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट करेगा, क्या बोला मैंने, स्टमक, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, ये मेन, ठीक है। कभी कभी और भी पोर्शंस करने लगता है जब ज्यादा सीवियर हो जाए तो। अब एक खास बात यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट में भी पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाइफाइड का टेस्ट कौन सा टेस्ट क्या कहलाता है, तो विडाल टेस्ट होता है। कौन सा, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट
is done for detection of टाइफॉइड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है कि नहीं इसके लिए विडाल टेस्ट होता है बेटा। और विडाल टेस्ट जो होता है ये अब कई सारे लैब में हो जाता है। मेन क्या ध्यान रखना है, ये सबसे पहले ना जो सैल्मोनेला टाइफी था ये बैक्टीरिया ये पाया किस में गया था, तो सबसे पहले जिस लेडी में ये टाइफाइड बैक्टीरिया पाया गया और टाइफाइड डिजीज देखी गई उनका नाम था टाइफॉइड मैरी। उनका नॉर्मल नाम तो था मैरी मेलॉन, बट उनको उनका घर का जो निक नेम था वो था टाइफॉइड मैरी। तो इसलिए इस बेस पे इस बीमारी का नाम भी पड़ा टाइफॉइड। तो इट वॉज फर्स्ट सीन इन, ये एक इंपॉर्टेंट बहुत ध्यान रखना है, फर्स्ट सीन इन किसमें, तो टाइफॉइड मैरी, टाइफॉइड मैरी जो कि क्या थी, अ लेडी कुक, और ये खाना बनाती थी नॉर्मली। तो ये देखा गया कि कई सालों तक बंदे से भाई टाइफाइड लंबे समय तक भी हो सकता है, तो देखा गया कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग इनके वजह से अफेक्ट हो गए। तो इसीलिए सबसे पहले देखा गया कि मतलब जब टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है तो सबसे पहले इनमें पाया गया था। ओके, तो ये था बैक्टीरियल डिजीज। ओके, अब दूसरा बैक्टीरियल डिजीज है वो है निमोनिया। वो ज्यादा नहीं देखना है तुम्हें, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, निमोनिया मैं यहां पर लिख देता हूं। तो दूसरा है निमोनिया, पहला टाइफॉइड, सेकेंड निमोनिया। अब जो निमोनिया है ये भी बैक्टीरिया से होता है, और किससे होता है, तो ये दो बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये ध्यान रखना। तो इट इज कॉज्ड बाय द पैथोजन। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो पैथोजन वर्ड ये बहुत बार आगे आएगा वर्ड। जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सभी बीमारी नहीं करते। जैसे लैक्टोबैसिलस वो हमारे दही में पाया जाता है जो हमें बीमार नहीं करता, तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमें बीमार नहीं करते। तो जो बैक्टीरिया हमें बीमार करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन। ये ध्यान रखना। ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन। ओके, तो पैथोजन उनको कहते हैं। तो ये सभी जितने मैं करा रहा हूँ सब पैथोजन है। ओके, तो it is caused by the pathogen Streptococcus pneumoniae, okay, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza and Haemophilus influenza। भाई देखो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम नहीं ले रहे, ये बैक्टीरिया का ही नाम है, ठीक है, इसलिए तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये भी लंग्स, देखो हमने क्यों ऐसा बोला इसका नाम इन्फ्लुएंजा पता है, क्योंकि ये भी जैसे हम बात करें इन्फ्लुएंजा तो ये भी हमें लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा था, कौन, इन्फ्लुएंजा वायरस। और निमोनिया भी लंग्स को इन्फेक्ट करता है और ये ज्यादातर बच्चों में होता है, जिसकी वजह से लंग्स में ना लिक्विड भर जाता है और जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये ध्यान रखना, इट अफेक्ट्स लंग्स और मेनली इन चाइल्ड। ये ध्यान रखना, बच्चों में ज्यादा होता है निमोनिया। तुमने देखा हो बच्चों में बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से बच्चों को हम कहते हैं कि उनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है निमोनिया से। ये बैक्टीरिया ज्यादा इन्फेक्ट करता है, ठीक है, निमोनिया। और निमोनिया के टाइम पे ही हम बच्चों को ये देखते हैं कि वो जो नीम के पत्तों से हम उसका दवाई जो करते हैं, क्योंकि नीम के पत्तों में ना एक केमिकल होता है एजिडाइरेक्टिन, वो इस निमोनिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया थे। अब हम देखते हैं प्रोटोजोन वाली। अब हम देखेंगे प्रोटोजोन। प्रोटोजोन बेसिकली ना बैक्टीरिया से ही थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होते हैं। ये यूकैरियोट्स होते हैं और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीबा सबने ही सुना होगा,
ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल सबसे पहला इसका अमीबा ही है, अमीबियासिस, जो कि अमीबियासिस करता है, बियासिस। ओके, और ये इसको हम बेसिकली अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री। ओके, तो तुम्हारे बुक में पहले मलेरिया दिया है, बाद में दिया है, तो बेसिकली ये पहले देख लो, ये शॉर्ट है, फिर उसके बाद मलेरिया का पूरा साइकिल देख लेंगे। देखो ये किससे होता है, तो इट इज कॉज्ड बाय अ पैथोजन जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ओके, और ये इसको फैलाने वाले भी ना कुछ अदर वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, देखो नॉर्मली देखा जाए कि कई सारे बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ होते हैं ना, वो खुद डायरेक्ट नहीं जाते वाटर या इन सब में नहीं। तुमने सुना होगा डेंगू किससे होता है, मॉस्किटो से, तो मॉस्किटो के अंदर वो वायरस होता है। वैसे ही जैसे मलेरिया किसके अंदर होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो, उसके सलाइवा या माउथ में, अभी हम देखेंगे। वैसे ये भी फैलता है किससे, हाउस फ्लाई से। हाउस फ्लाई जो होती है ना, वो उनके ऊपर ये चिपके रहते हैं, और धीरे जैसे वो आपस आसपास में खाने में, फूड में, कहीं पे भी वो वहां पे बैठेंगी तो वहां पे वो कंटेमिनेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से बीमारी फैल सकती है। तो इट इज ट्रांसमिटेड बाय अ वेक्टर लाइक हाउस फ्लाई। किससे ये ट्रांसमिट होता है, हाउस फ्लाई से। तो हाउस फ्लाई से ये ट्रांसमिट होता है, और ये बेसिकली क्या, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा ना, तो इट कॉज क्या करेगा, इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल पेन, यस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में मल्टीपल प्रॉब्लम्स कर सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मलेरिया है ना। मलेरिया ये सब ने ही सुना होगा, और मलेरिया की बात करें तो बहुत ज्यादा फैलने वाला है ये। और ये किससे होता है, सबको पता है, प्लाज्मोडियम से। देखो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, वो भी ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। तो इट इज कॉज्ड बाय अ जीनस। मैं क्यों बोल रहा हूँ जीनस, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम एक जीनस है, हम कभी ऐसे नाम लिखते हैं ना, पहला जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज। तो जैसे कि इसमें ही मैं बता दूं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका ऐसे होता है, एक एंटामीबा डोनोवानी। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं इन जीनस के सब स्पीसीज। तो इट इज कॉज्ड बाय अ जीनस कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ओके, ये प्लाज्मोडियम, और जिसके देखो बेटा, इस प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है, वो तुम्हें मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। तो which has 4 types of species, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। और यहां पे मैं एक शॉर्ट वे में बताऊंगा क्या, कि देखो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले प्लाज्मोडियम, उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। फिर वही प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और फिर प्लाज्मोडियम ओवल। ये 4 हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं, और इसमें से जो सबसे खतरनाक है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इट कॉज मैलिग्नेंट। तो इसमें यहाँ पे नीचे ही लिख लो, ज्यादा से रहेगा क्या, कि पी फैल्सीपेरम कॉज मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या है बेटा, सुनो ध्यान से। देखो नॉर्मली मलेरिया होता है ना, तो मलेरिया जो इंडिया में होता है वो फिर भी ठीक हो जाता है, पर देखा जाता है साउथ एशिया में, वहां पे जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो ज्यादा पाया जाता है, और वहां पे ये
सीवियर बीमारी कर देता है और जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है कई सारे लोगों की। तो मलेरिया की इंडिया में तो बहुत मुश्किल से कहीं किसी पेशेंट की डेथ होती है, बट मैं बताऊं अगर उससे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से वो अफेक्टेड है ना तो डेथ होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसी को कहते हैं मैलिग्नेंट। ऐसे एक होता है बिनाइन, तो ये जो होता है ये करता है बिनाइन। बिनाइन मतलब नॉर्मल डिजीज, जबकि ये करता है मैलिग्नेंट। तो ये ध्यान रखना। इसके बेस पे हमने 4 स्पीसीज देखी गई, ये बाकी सब बिनाइन है, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जो कि क्या करता है, सीवियर डैमेज। ओके, अब जो प्लाज्मोडियम होता है ना, मैंने इसलिए ये एरिया छोड़ा है क्योंकि देखो बेटा मलेरिया के पास 2 वेक्टर होते हैं। 2 वेक्टर मतलब 2 लोगों से वो ट्रांसमिट हो सकता है, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। तो ये 2 उसके पास होस्ट होते हैं, यानी जिनके अंदर वो जाए और अपनी साइकिल पूरी करे। साइकिल मतलब ना अपनी लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करे। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना, इसकी 2 तरह की लाइफ साइकिल होती है। ये एसेक्सुअली भी डिवाइड होता है और सेक्सुअली भी होता है। अब यही हमें मेन ध्यान रखना है कि कैसे। तो ध्यान से देखो कि जब भी ये प्लाज्मोडियम किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगा, सपोज मैंने बोला ह्यूमन है और ह्यूमन को ये बाइट किया कौन, मॉस्किटो, ठीक है। अब मॉस्किटो अगर बाइट करेगा किसी भी ह्यूमन को, ओके भाई बना ही देते ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो ये अपने सलाइवा, इसके सलाइवा के अंदर ना, मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम रहते हैं, प्लाज्मोडियम के कुछ स्पोरोजोइड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है नीट के बेस पे, कि नीट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम के कौन सा स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम का रहता है, तो स्पोरोजोइड्स रहता है मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही मॉस्किटो के इस पे जाएगा तो ये पहले तो थोड़ा सा ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से तुरंत लीवर के अंदर चला जाएगा। तो इट विल द प्लाज्मोडियम, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा, प्लाज्मोडियम सबसे पहले कहां जाएगा, प्लाज्मोडियम रिचेज टू लीवर, और लीवर के सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। हेपेटो मतलब लीवर से जुड़ा, ध्यान रखना कभी भी, हेपेटोसाइट्स। तभी तो हम बोलते हैं हेपेटाइटिस वायरस, यानी कि वो लीवर को इफेक्ट करता है। तो रिचेज टू लीवर एंड डैमेजेस, और डैमेज करेगा किसको, डैमेज हेपेटोसाइट्स, किसको, हेपेटोसाइट। तुम चाहो तो हेपेटोसाइट को साइड में लिख सकते हो, हेपेटोसाइट्स को लीवर सेल्स, ओके, लीवर सेल्स। अब यहाँ पे ये लीवर को डैमेज करेगा, ये लीवर है, ठीक है। सब वैसे लीवर तो ऐसा एस शेप होता है ऐसे, ठीक है, 2 लोब होते हैं लीवर के। फिर जैसे ये अपनी कॉपीज बढ़ाएगा और ये फिर एंटर करेगा ब्लड में, एंटर इनटू ब्लड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि इन लीवर इट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। ये बहुत बात, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। तो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कौन, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम लीवर में क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और फिर जब बहुत सारी कॉपीज बढ़ जाएगी ना, फिर वो आएगा। देखो बेटा अगर वो डायरेक्ट ब्लड में जाए ना, तो ब्लड में हमारे WBC है, तो सबसे पहले जैसे ब्लड में जाता है ना, तो जल्दी से लीवर पे वो तुरंत वहां पहुंचेगा, और ब्लड में अपनी कॉपी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वहां पे WBC है, वो उनको मारने लगेंगे। और इस वजह से WBC से बचने के लिए पहले अपनी कॉपीज बढ़ाता है बहुत ज्यादा लीवर में जाके। और लीवर में वैसे भी बेटा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, हमारे लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो वहां पे जाके और अपनी कॉपी बढ़ाता है, एंटर टू ब्लड एंड रप्चर RBC। अब ये क्या करेगा, अब ये अपनी कॉपी बनाने के बाद अब आएगा ये RBC के पास आके और RBC में जाएगा और उनको रप्चर करेगा, ठीक है। तो ये RBC, ह्यूमन RBC, और फिर रप्चर RBC। अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, जब ये RBC रप्चर करता है ना एंड हीमोग्लोबिन को जैसे ही रप्चर करता है, देखो RBC के ऊपर हीमोग्लोबिन होते हैं, तो इस दौरान ये एक केमिकल रिलीज करेगा जिसे कहते हैं हीमोजोइन।
क्या, हीमोजॉइन। हीमोजॉइन भाई, हीमोग्लोबिन को अगर हम तोड़ेंगे ना तो हीमोग्लोबिन दो भागों में टूटेगा, एक ग्लोबिन प्रोटीन और एक हीम पिगमेंट। ठीक है, ग्लोबिन तो प्रोटीन है, प्रोटीन टूट जाएगा अमाइनो एसिड में, पर हीम पिगमेंट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा हीमोजॉइन में। ये हीम पिगमेंट ही कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके हीमोजॉइन में, और ये हीमोजॉइन ही हमारे ब्लड में जब जाते जाते देखो हिम आरबीसी रप्चर हो रहे हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी रप्चर होके हीमोजॉइन बहुत ज्यादा बन रहा है, और इट इज अ टॉक्सिन, वन टाइप ऑफ टॉक्सिन है ये, और इट कॉज चिल एंड हाई फीवर, और हमें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगेगी और बहुत तेज बुखार भी आने लगेगा। ओके, तो ये पूछा जाता है नीट में बहुत बार कि व्हाट कॉजेज चिल एंड हाई फीवर ड्यूरिंग मलेरिया, तो इट इज हीमोजॉइन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस गैमेट्स इन ब्लड, और ब्लड में ये गैमेट प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब ध्यान से बेटा सुनो कि गैमेट दो तरह के होते हैं, सबको पता है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। तो जब ये गैमेट बनाएगा तो यहां पे मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। ओके, फीमेल गैमेट। मगर ये खास बात क्या होती है इसकी, पता है, देखो ये क्यों करता है, ये अगर अपने गैमेट्स को हमारे ब्लड में ही फर्टिलाइज करा, पता है सबको कि मेल और फीमेल गैमेट मिलके आगे जाके जायगोट बनाते हैं, फिर वो एक प्लाज्मोडियम बनाएगा। तो ये अगर गैमेट फ्यूज करा लेता ना हमारे बॉडी में, तो अगर बाई चांस हम हमारे बॉडी में कैपेबिलिटी होती कि सबको मार दे, तो गैमेट को भी खत्म कर देती। और इसने सेक्सुअली इसलिए रिप्रोड्यूस किया ताकि थोड़ी से वेरिएशन आए, चेंज आए। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इसीलिए ऑर्गेनिज्म करते हैं, वरना एसेक्सुअली में 100% क्लोन होते हैं। तो वो सेक्सुअली इसलिए रिप्रोड्यूस किया ताकि अपने आप को और स्टेबल बना पाए, बट वो उसके गैमेट फ्यूज हमारे बॉडी में नहीं करते। तो ये तो हुआ ह्यूमन में, तो ये ह्यूमन में हुआ, बट वो जब गैमेट बन जाएगा ना तो ये गैमेट आगे जाके फ्यूज करेगा एंड फॉर्म जायगोट। कहां, इन मॉस्क्यूटो, यानी कि जब भी मॉस्क्यूटो दोबारा, देखो हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में ये गैमेट्स रहेंगे, ये फ्यूज नहीं हो सकते, यानी गैमेट्स के रूप में रहेंगे। जैसे कोई दूसरा मॉस्क्यूटो आएगा उसे ब्लड सक करेगा तो उसके पेट में गए, और उसके पेट के जो स्टमक के पीएच के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं। तो इतना पोर्शन अगर बात करूं मैं, इतना, ठीक है, तो ये, और फिर उसके बाद यहां जाएगा, ये क्या बनाएगा, प्लाज्मोडियम्स इन मॉस्क्यूटो। ओके, और फिर आगे जाके ह्यूमन को फिर से बाइट करेगा, है ना। तो इस तरह से मॉस्क्यूटो ने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन में कौन सी लाइफ साइकिल कंप्लीट की, एसेक्सुअल। ठीक है, तो इन ह्यूमन एसेक्सुअल लाइफ कंप्लीटेड, जबकि इन मॉस्क्यूटो सेक्सुअल लाइफ कंप्लीटेड। ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। सेक्सुअल लाइफ क्यों, अब तुम बोलोगे सर गैमेट तो वहां बन रहे, सेक्सुअल लाइफ यानी कि गैमेट कहीं बने पर फर्टिलाइज कहां हो रहा है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, मतलब जुड़ना, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होना और जायगोट बनना, वो कहां हो रहा है, मॉस्क्यूटो में। तो सेक्सुअल लाइफ इज कंप्लीटेड इन मॉस्क्यूटो एंड एसेक्सुअल लाइफ इन कंप्लीटेड इन ह्यूमन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम को फैलाने वाला कौन सा मॉस्क्यूटो होता है, तो इट इज द एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। ये बात ध्यान रखना। तो प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलिस मॉस्क्यूटो इज ट्रांसमिटेड बाय द, अब एनोफिलिस में भी फीमेल एनोफिलिस, देखो बेटा मेल ब्लड नहीं सक करते, फीमेल मॉस्क्यूटोस होते हैं वही ब्लड सक करते हैं, क्योंकि उनको अपने मतलब जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको न्यूट्रिशन ज्यादा देना होता है, इसलिए हम फीमेल को, पता है, इसलिए हम मॉस्क्यूटो को कभी भी हम पैरासाइट नहीं कहते। मॉस्क्यूटो को हम बेसिकली नॉर्मल कहते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी पर्पज से मेल फीमेल दोनों ही किसको हार्म करें,
बट ये पैरासाइट नहीं बोलते हैं मैंने। तो टर्न बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, तो ये, और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या कि जो सेक्सुअल लाइफ है वो कहाँ कंप्लीट हो रही है, द सेक्सुअल लाइफ is completed in mosquito, while the asexual life is completed in human। कहाँ पे होता है, ह्यूमन में। तो इसके बेस पे हम देखें तो फीमेल मॉस्क्यूटो इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, मलेरिया करने में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम फंगल, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन में अगर देखा जाए तो इसमें एक ही याद ध्यान रखना है तुम लोगों को, एक रिंग वॉर्म, बस, ठीक है। सबसे पहला क्या ध्यान रखना है तुम्हें, रिंग वॉर्म, और वही इंपॉर्टेंट है हम फंगल में, रिंग वॉर्म। भाई देखो एक बात इंपॉर्टेंट की रिंग वॉर्म इज नॉट कॉज बाय रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म हम बेसिकली ना अर्थवॉर्म को भी कहते हैं, क्योंकि वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें और वॉर्म होता है वो, तो इसलिए। बट रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय, इट इज कॉज्ड बाय फंजाई। अब कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखना है, लाइक ये 3 फंजाई ध्यान रखने तुम्हें, ठीक है। सबसे पहला ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मेटोफाइटॉन। ये 3 फंजाई है जो कि बेसिकली हमें रिंगवॉर्म करते हैं। देखो बेटा, ये तीनों ना बेसिकली इसके स्पोर्स पाए जाते हैं, हमें इनके स्पोर्स आसपास में एयर में होते हैं। तो जब भी कभी ना हीट और मॉइस्चर एक साथ हो, जब भी स्किन में देखो हमारे जब भी हीट या मॉइस्चर कहीं पे भी है ना, तो टॉवल से या फिर कॉम्ब हो, वही गीला हो, उससे यूज करने से, तो कोई बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये होते हैं। तो ये होते कहाँ पे हैं, ये रिंगवॉर्म होता कहाँ है, तो इट causes rashes on skin, nails and hairs। और ये कैसे फैलेंगे, नॉर्मली है ना, इट कैन बी स्प्रेड बाय, किससे स्प्रेड होंगे, तो नॉर्मली बाय टॉवल्स, कॉम एक्सेट्रा। यही है बस रिंगवॉर्म में, इतना ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट कौन सा, तो अब आता है हेलमिंथिस या निमेटोडर। भाई एस्केल्मेंथिस बोलते हैं ना बेसिकली, या निमेटोड्स। निमेटोड्स अगर ये 11th में है निमेटोड्स, और 9th में भी, 9th वाले बच्चों को ही पता होगा, ये जिन्होंने 9th पढ़ा होगा। निमेटोड्स ये इनको राउंड वॉर्म कहते हैं बेसिकली। तो उसमें सबसे पहला डिजीज है एस्कैरियासिस। एस्कैरिस एक राउंड वॉर्म है, सबसे जाना पहचाना एस्कैरिस। तो इसी यही एक बीमारी करता है एस्कैरियासिस, ओके। और एस्कैरियासिस इट इज कॉज्ड बाय अभी बताया हमने क्या, एस्कैरिस। और एस्कैरिस मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें मेल फीमेल में फर्क क्या होता है, मेल छोटा होता है, फीमेल लार्ज होती है, ये। फिर मेल में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, मेल अगर ऐसे देखो, ऐसे राउंड वॉर्म होते हैं ऐसे, तो मेल में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ऐसे। तो फिर ये आराम से प्रैक्टिकली पूछा जाता है कभी कि देख के कैसे बता सकते हैं, तो ये कुछ रीजन्स होते हैं। अच्छा, इट इन्फेक्ट्स intestine
क्या, इंटेस्टाइन एंड ब्लॉक, और ये क्या ब्लॉक करेगा, इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देगा। तो ये ध्यान रखना, किसको ब्लॉक कर देगा, इंटेस्टाइनल पैसेज को। तो एंड ब्लॉक इंटेस्टाइनल पैसेज, यानी कि स्टूल्स उनको पास होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो सुनो, ये देखने में थोड़ा सा भयंकर लगता है, एलिफेंटियासिस बोलते हैं इसे, एलिफेंटियासिस, या इसको हम फिलेरियासिस भी बोलते हैं, फिलेरियासिस। ठीक है, नाम एलिफेंटियासिस क्यों दिया, क्योंकि ना ये एलिफेंट की तरह, हाथी पांव जो हिंदी में बोलते हैं जैसे हाथी पांव, क्योंकि ये ज्यादातर फोर हिंड लेग यानी पैरों में होता है या मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो होता किससे है, इट इज कॉज्ड बाय कौन सा है वो निमेटोड होता है, उसका नाम होता है वीचेरेरिया, ये जानेगा, वीचेरेरिया। अब इसमें दो होते हैं, वीचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और मलाई, वीचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और मलाई, ये दोनों बेटा अलग अलग स्पीसीज है पर जीनस सेम है। देखो ठीक है, जीनस सेम है बट अलग अलग स्पीसीज है, तो इसको स्मॉल में, हम स्पीसीज हमेशा स्मॉल में ही लिखते हैं। ठीक है, मलाई। ओके, अब ये क्या करता है, इट इन्फेक्ट्स लिम्स या हिंड लिम्स, ज्यादा लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, हिंड लिम्स यानी पैर को बोलते हैं, हिंड लिम्स एंड जेनाइटल पार्ट इन मेल, एंड जेनाइटल पार्ट इन मेल। और ये कहां पे करेगा, ये बेसिकली ना लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं ना, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। बॉडी में हमारे ना ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके साथ एक लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है। इम्यून सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे कौन से होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और वहां पे ये उसके उस लिम्फेटिक वेसल से ट्रांसमिट होता है और बॉडी में लिम्फ ऑर्गन यानी कि लिम्फ्स में ये जाके वहां पे इन्फ्लामेशन यानी सूजन करने लगता है। तो इट इज ट्रांसमिटेड through lymphatic vessels and cause chronic inflammation। बेटा क्रोनिक मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे बीमारियां भी क्रोनिक होती है, एक्यूट होती है। जैसे एक्यूट डिजीज, भाई किसी को फ्लू कॉमन कोल्ड हुआ है तो वो एक्यूट है यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। बट क्रोनिक मान लो कैंसर, डायबिटीज, ठीक है, जो लॉन्ग, टीबी हो गया है ना, कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन लिम्स। तो लिम्स में क्या करेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं एलिफेंटिस, और धीरे धीरे पैर सूजने लगेगा और बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए इसे हाथी पांव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था फंगल, ये था हेलमिंथिस। अब हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम पूरा। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में देखते हैं